हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल हायल ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। हमारे कल तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस लॉ की मदद से कंडक्टिंग स्फीयर की अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। जैसा मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे नॉन कंडक्टर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो उसमें नॉन कंडक्टर्स में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, वो आ जाती है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर में आप कितना भी चार्ज दे दो, सारा का सारा कहां चला जाएगा? सरफेस के ऊपर चला जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कितना भी चार्ज दो, वो उसकी वॉल्यूम में बैठा रहेगा, मतलब उसके पूरा अंदर तक भरा हुआ रहेगा वो चार्ज से। बस इतना सा मेन डिफरेंस है, और थोड़ा बहुत उसके डेरिवेशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोग उसको यहां पे ध्यान से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। हमने देखा था कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बेटा शेल और स्फीयर में इतना ही अंतर है कि शेल अंदर से क्या होती है? खोखली होती है, खाली होती है ना? तो चाहे कंडक्टिंग शेल हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों के कारण डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे जीरो होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, सरफेस से दूर जाते हैं तो कम होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज तो सरफेस पे रहना है। अब इसमें पहले कुछ एक छोटे मोटे कंफ्यूजन्स की बात करते हैं। कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा जीरो रहता है, सही है, बिल्कुल सही है, नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होते। कंडक्टर के सतह से अंदर चार्ज, नेट चार्ज जीरो रहता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज रहता है, चार्ज बैलेंस्ड रहता है। जो एक्सेस चार्ज है, ध्यान से सुनना, जो एक्सेस चार्ज है मतलब जो हमने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या इलेक्ट्रॉन्स को कम करने की वजह से जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा सरफेस पे रहता है। बैलेंस चार्ज तो अंदर रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा इसे देखते हैं। देखो बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम ले लेते हैं, जैसे आपने एक स्फीयर कंसीडर किया ये, अब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। पहले वाले केस में सारा चार्ज सरफेस पे था, इस वाले केस में सारा चार्ज इसकी वॉल्यूम में समा जाएगा, अंदर तक, गहराई तक, पूरा अंदर तक ये भर जाएगा। तो कोई यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कोई डाउट हुई कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। इसको भर देते हैं पूरे को। चलिए, थोड़ा सा यहां छोड़ दिया, इसे भी ले लेते हैं। कोई डाउट यहां तक? मान लेते हैं कि आपका जो ये स्फीयर है इसका रेडियस कितना है? वही कैपिटल आर। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इसमें हमारे केस फर्स्ट की। हमारा पहला केस क्या है? केस फर्स्ट, जब हमारा पॉइंट इस स्फीयर से कहीं बाहर है, ये रहा, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। आप स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वही हमारे गाउस बाबा का रूल लगाते हैं। यहां पर हम एक इमेजिनरी सरफेस, जिस सरफेस को हम लोग गाउसियन सरफेस भी कहते हैं, उसकी कल्पना करेंगे। बेटा जी, उसकी कल्पना करेंगे और इस काल्पनिक सरफेस का, इस इमेजिनरी सरफेस का रेडियस हम क्या मान लेंगे? स्मॉल आर। हमारे इस पर्टिकुलर केस में जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से ज्यादा है। दिख ही रहा है डायग्राम में आपको, अगर आप स्फीयर से बाहर हैं तो ऐसा ही होगा। तो अब इसके आगे की स्टोरी समझते हैं। गाउस लॉ को यूज लेते हुए, यूजिंग गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गाउसियन सरफेस या इमेजिनरी स्फीयर कितनी होगी बेटा? फ्लक्स का फॉर्मूला गाउस ने क्या दिया था बेटा? गाउस ने दिया था टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा, अभी तक हमने सबसे पहले तो चार्ज को लाइन में जमाया था, फिर हमने उसको एरिया पे बिखेरा था, फिर हमने उसको कंडक्टिंग स्फीयर को दिया था, तो फिर अपने आप ही एरिया पे बिखर गया था, अंदर गया ही नहीं था। लेकिन इस बार अंदर चला गया। अंदर चला गया मतलब कहां एंटर कर गया? वॉल्यूम में एंटर कर गया। वॉल्यूम में एंटर कर गया तो जहां पे हम लोग लैम्डा और सिग्मा काम ले रहे थे, यहां हम क्या काम में लेंगे? रो। रोना मत, ठीक है। ये रो क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितनी होती है?
टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, आना चाहिए, बचपन का पढ़ा हुआ है। स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां आर कौन सा आएगा, कैपिटल, क्योंकि स्फीयर की वॉल्यूम की बात हो रही है, स्फीयर के अंदर है ये चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे रो की वैल्यू है। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज। अब बेटा ये गोला है जो गाउसियन सरफेस है, इसके अंदर तो सारा का सारा चार्ज बंद है, तो हम टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसे कैपिटल क्यू से ना डिनोट करना चाहें तो हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, यानी कि रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये साथ में एप्सिलॉन नॉट यहां पड़ा रहेगा। कोई डाउट यहां तक, ये गाउस लॉ के कारण फ्लक्स आ गई, ठीक है। देन यहां पे आप मेंशन कर देंगे, देखो हर चीज आपको एग्जाम में मेंशन करके चलनी पड़ेगी कि रो क्या है, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब चीजें आप लोग अपने आप लिख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि ये फ्लक्स यहां तक तो आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और फिर फ्लक्स के रेगुलर फॉर्मूले को यूज लेते हुए वापस से फ्लक्स निकालते हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं गाउसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। यहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है, ये भी स्फीयर से बाहर की तरफ फैलेगा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई ए। बेटा फ्लक्स की एरिया कितनी होती है, प्लीज प्लीज बताओ, जल्दी बताओ ना, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, ये एरिया किसकी ले रहे हो, ये फ्लक्स किस में से निकाल रहे हो, ये फ्लक्स किस में से निकाल रहे हो, कौन जल्दी बताओ, फ्लक्स ये किस में से निकाल रहे हो, ये फ्लक्स निकाल रहे हो आप गाउसियन सरफेस में से, इमेजिनरी सरफेस में से, तो ये रेडियस कौन सा लेंगे, स्मॉल आर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और यहां तक पहुंचने के बाद खत्म, खेल खत्म, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, इनको बराबर रख देते हैं। इनको यहां से पहले तो क्यू की टर्म्स में निकालेंगे, फिर रो की टर्म्स में। एग्जाम में किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों ही टर्म्स में निकाल के आए, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बेटा इन दोनों को बराबर रखो, यानी कि ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले तो ले लो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पहले हम इन दोनों टर्म्स को काम में लेके पहला फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनेगा बेटा, ई की यहां पे जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली वैल्यू, इन दोनों टर्म्स को काम में लेते हुए ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाएगा, तो 4 पाई को तो मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ सेट कर देता हूं क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, और Q और R स्क्वायर को एक साथ ले लेता हूं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंगल चार्ज के कारण फॉर्मूला आता है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे बेचारा सेंटर पे रख दिया गया है, ठीक है। देन हम इसको और इसको काम में लेते हैं ताकि रो की टर्म से फॉर्मूला, तो बेटा इसको काम में लेंगे, 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और यहां से छोटे वाला आर स्क्वायर यहां आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये कहां पर आई है, आउटसाइड, स्फीयर के बाहर। कोई डाउट यहां तक, तो इसको आप लिख लेंगे। फिर हम चलते हैं हमारे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा मेरे बच्चों, केस सेकंड में कोई नई चीज नहीं होगी कि आपका पॉइंट, हम केस सेकंड ले लेते हैं सरफेस पे, ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे चलते हैं। तो बेटा स्फीयर के सरफेस पे चलोगे तो ये तो तुम्हारा बड़ोड़ा आर, ये छोटक्या आर, और बड़ोड़ा आर और छोटक्या आर दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है।
तो कोई इसमें हमें नया डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो आउटसाइड वाला था, यहां पे जहां जहां छोटा आर है वहां बड़ा आर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां पे बड़ा आर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और रो की टर्म्स में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे तुम रखोगे कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर एक कैपिटल आर क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ऊपर एक कैपिटल आर बच जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। अब हमारा जो तीसरा और थोड़ा सा अलग हटके केस है कंडक्टर से, वो है क्या 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 आप मुझे बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आइडिया लगा रहे हैं। अब हम स्फेयर के अंदर चलेंगे तो हमारा जो तीसरा केस आ जाएगा, ये लिख लो यहां तक, हमारा जो थर्ड केस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इनसाइड द स्फेयर। इनसाइड द स्फेयर में ये जो छोटे वाला आर है ये अंदर चला जाएगा, यानी कैपिटल आर से क्या हो जाएगा बेटा? ये छोटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इनसाइड द स्फेयर। तो इसमें बेटा बड़ा कौन हो गया? कैपिटल आर, और छोटा कौन हो गया? स्मॉल आर। ठीक है, अब थोड़ी सी यहां पे हमें चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आराम से समझेंगे। ये मैं दिखा रहा हूं, ये जो डॉट से मैं बना रहा हूं ना, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। पहले वाले केस में हमारा गॉसियन सरफेस बाहर था, दूसरे वाले केस में गॉसियन सरफेस इसके बराबर ही था स्फेयर के, अब स्फेयर से छोटा हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा जी ध्यान से देखना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने कहा था? हमारे प्रिय गाउस ने। ठीक है, तो बेटा जो इस गाउस ने कहा था, हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। अभी तक आपने क्या किया था? जब टोटल चार्ज दिया, जब पहले वाले केस में टोटल चार्ज दिया, तो मैं कह रहा था कि बेटा सारा का सारा चार्ज ही उस गाउसियन सरफेस के अंदर बंद था, इसलिए हमने कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहां सारा का सारा चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है ये सारा गाउसियन सरफेस से बाहर आ रहा है। ये जो नीले कलर का गोला है, हमें केवल इसके अंदर का चार्ज लेना है, क्योंकि गाउस के लॉ के हिसाब से ये सिग्मा क्यू क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस मतलब इस नीले सर्कल के अंदर, इस नीले सर्कल नहीं, स्फीयर है वैसे, नीले स्फीयर के अंदर जो चार्ज बंद है वही हमारा चार्ज ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू में हमारी मदद करेगा रो। वो कहता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज बंद है। तो हमें कितनी वॉल्यूम का चार्ज निकालना है? इस नीली वाली वॉल्यूम का। तो ये नीली वाली वॉल्यूम है कितनी? सिंपल, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये नीले कलर हमारा गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम है। ठीक है, तो बेटा गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम है, तो इस बार हम लेंगे रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई। इस बार आप लेंगे स्मॉल आर क्यूब। मेरी बड़ी बात ध्यान से सुनना, हम क्या लेंगे? स्मॉल आर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमें बाकी का चार्ज कंसीडर नहीं करना, हमें केवल वही चार्ज कंसीडर करना है जो इस नीले स्फीयर के अंदर, यानी हमारे गाउसियन सरफेस के अंदर बंद है। तो गाउसियन सरफेस का रेडियस लिया जाएगा। पहले वाले केस में यहां तक हम आ गए थे ना, जब पहले वाले केस में तो हमें पूरा चार्ज लेना था, इस बार पूरा चार्ज नहीं लेना, ये बाहर वाला चार्ज हमारे को नहीं कंसीडर करना है गाउस के नियम के अकॉर्डिंग। कोई डाउट हो यहां तक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको और धीरे धीरे और प्यार से और आराम से समझा दूंगा। यहां तक मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को डाउट होगा। तो ये हो गई बच्चा आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के लिए फ्लक्स को रेगुलर फॉर्मूले से निकालेंगे। वी नो, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। वी नो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? E डॉट ए। अगेन यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ, एंगल तो 0 डिग्री है ही, तो ई ए। एरिया किसकी लेंगे? क्योंकि हम फ्लक्स किस में से निकाल रहे हैं? गाउसियन सरफेस में से निकाल रहे हैं, तो 4 पाई गाउसियन सरफेस की एरिया लेंगे, तो स्मॉल आर स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, ये बेटा आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, दोनों को बराबर रख दो। तो दोनों को बराबर रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनको बराबर रख दो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सॉरी, कैपिटल नहीं, स्मॉल स्मॉल, आई एम रियली वेरी सॉरी।
और यहां पे आपने 4 पाई से 4 पाई को साफ कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो बाय 3। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, वो यहीं से गड़बड़ चल पड़ी थी, एप्सिलॉन नॉट भूल गए। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो आ ही जाएगा, बचेगा क्या, 4 पाई कैंसिल हो गए, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट गया, तो एक आर बच जाएगा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, तो ये बच गया आपके, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ये सरफेस से अंदर है, कोई डाउट? तो कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में ये वाला केस एक डिफरेंट आता है, बाकी सारे केसेस में इतना कोई डिफरेंस, माइनर डिफरेंस आता है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता, ये डिफरेंस थोड़ा सा कंसिडरेबल है। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। चलिए, इसके बाद हम इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। बेटा जी, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप कहेंगे साहब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं, आरबीएसई के सिलेबस में है, इस साल तो है, अगले साल का पता नहीं, अगले साल शायद नहीं रहेगा, लेकिन अपने को तो इस साल का पेपर देना है ना। तो अब बात ही आती है, सीबीएसई वालों को बता दूं कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सीबीएसई के एक कौन सा था 2018 का पेपर था, उसके अंदर ये पूछ लिया गया था कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर 0 होती या नहीं होती, अगर नहीं होती तो उसका फॉर्मूला क्या होता, डिराइव करके बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसलिए, और समझने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हम ग्राफ पे चलते हैं। हम सबसे पहला ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। बेटा मुझे एक बात बड़े ध्यान से बताना, ये अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। तुम कहोगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, आर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए, बढ़ कैसे रही है? ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ेगा तुम्हारा क्या होता जाएगा, सरफेस बढ़ता जाएगा। तुम्हारा क्या होता जाएगा, सरफेस बढ़ता जाएगा, गॉसियन सरफेस बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर बंद होने वाला, उसके द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज भी बढ़ता जाएगा, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। जैसे ही तुम सरफेस पे आ जाओगे, तुम जितना चार्ज घेर सकते थे तुमने घेर लिया, अब तुम सरफेस से आगे जाओगे, ठीक है। आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम भूल गए होगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, वो था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंदर वाली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि जब तक आप स्फीयर के अंदर हो, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। जब तुम सरफेस पे आ गए, यानी आर और कैपिटल आर बराबर हो गए, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि आप जितना चार्ज घेर सकते थे आपने घेर लिया। अब तुम इस गॉसियन सरफेस को बड़ा करोगे, तुम इस आर को फर्दर बढ़ाओगे, तो क्या होगा, चार्ज तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो यहीं तक है, इसके आगे तो चार्ज है ही नहीं। चार्ज बढ़ेगा नहीं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगी, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगी। ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है। ये है आउटसाइड, ये है इनसाइड। यहां आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से छोटी है, और यहां आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से बड़ी है। ये ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में, आरबीएससी वाले कृपया ध्यान दें, ज्यादा चांस उनके पेपर में आने का है क्वेश्चन। ये आ गया समझ में, ठीक है। और एक ग्राफ बन सकता है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और रो के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इश्यू ही नहीं है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कोई डाउट बच्चों, कहीं कोई ऐसा सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर पूछेंगे। हालांकि कमेंट आप करते नहीं हैं, आपको कहीं तो क्या बोलते हैं उसको, आलस आता होगा, है ना। पढ़ाई लिखाई के वीडियोस को क्या देखना यार, कोई बढ़िया सा डिंग डोंग वाला वीडियो होना चाहिए। टिकटॉक बंद हो ही गया, तो टिकटॉक बंद हो गया, अब तो देख लो। कोई डाउट बच्चों? चलिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक यही एक्स्ट्रा डेरिवेशन था सीबीएसई और आरबीएससी को मिला के देखें तो। आरबीएससी में मिटा दो इसे। इसके बाद आता हमारा अगला टॉपिक आरबीएससी के अंदर, एक टॉपिक और है गाउसियन एप्लीकेशन। गाउस लॉ के एप्लीकेशंस में एक डेरिवेशन और है। वो डेरिवेशन क्या है बेटा? वो डेरिवेशन ये है कि हमने बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है अगेन, ठीक है। सीबीएसई में सिर्फ इसका फॉर्मूला पूछा था, तो मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को समझा देता हूं कैसे आता है। आरबीएसई वाले से पूरा ध्यान से सुनेंगे, कोई डेरिवेशन आ सकता है। हमने डेरिवेशन किया था एक शीट के कारण,
कल के जो लेक्चर में, जिन्होंने पहले के लेक्चर में देखे आई बटन क्लिक कर देना, सारे मिल जाएंगे। हाँ, तो हम लोग वापस बात पे आते हैं अपनी, कि हमने कल के लेक्चर में डेरिवेशन किया था एक शीट के कारण। किसके कारण? एक शीट के कारण। वो शीट कैसी थी बेटा? वो शीट कैसी भी हो, हमने उस मतलब शीट पे एक ही साइज होता है। अब यहां पे हम लोग एक कंडक्टिंग प्लेट ले रहे हैं। प्लेट क्या होता है? प्लेट और शीट में क्या अंतर है? शीट तो होती है बिल्कुल पतली, नेग्लिजिबल थिकनेस, मतलब जो 2D में मानी जा सके। शीट के पास एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है और कुछ नहीं होता। प्लेट के पास लेंथ होती है, विड्थ होती है और थिकनेस भी होती है। प्लेट की थोड़ी मोटाई होती है। तो उसका डायग्राम कैसा बन जाएगा बेटा? ये तो थी शीट, ये थी शीट। अगर प्लेट है जैसा हमारे डेरिवेशन में है, तो उसका डायग्राम थोड़ा सा हटके बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये बन गई आपकी प्लेट जिसकी थोड़ी सी थिकनेस है। ठीक है, अब बेटा प्लेट में क्या प्रॉब्लम है? प्लेट में प्रॉब्लम ये है कि मैं प्लेट को जैसे ही चार्ज दूंगा, सारा का सारा चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके सरफेस पे बैठ जाएगा। मतलब जितना एक दूसरे से दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। इसका सारा का सारा चार्ज इस सरफेस पे आ गया, और ये जो सरफेस हिडन है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये पीछे की तरफ छुप गया, हमारे 3D में नहीं आ सकता बोर्ड के ऊपर। तो ये बस ये डिफरेंस है शीट और प्लेट में। अब क्या होगा कि अब मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, इसके कारण मान लो किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वही गाउस का लॉ काम में लेंगे और इसके अंदर से अपने क्यूबॉइड निकाल देंगे। सिलेंडर भी निकाल देते हैं कई बुक्स वाले, उसमें भी कोई इशू नहीं है कि हमें प्लेन सरफेस चाहिए। तो चलो इस बार सिलेंडर ले लेते हैं कि हमने एक गाउसियन सिलेंडर की कल्पना, एक इमेजिनरी गाउसियन सिलेंडर जो कि इस शीट को, इस प्लेट को सॉरी पार करके निकल रहा है। इसके फेस की एरिया कितनी है? A। इसके फेस की एरिया कितनी है? A। ठीक है बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस डायरेक्शन में होगी E, और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बाकी के सिलेंडर के फेस की जो एरिया होगी वो ऊपर की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो इनको वापस बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। कल का लेक्चर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा हो, जिनको नहीं आइडिया इसका। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चले आगे चलते हैं। तो हमें मान लो इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ध्यान से देखेंगे, हम गाउस का लॉ यूज लेते हैं पहले। यूजिंग गाउस लॉ, इस सिलेंडर में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? जितना चार्ज इसके अंदर बंद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हम अब तक करते आए हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत इसके आगे वाले में कई बार एक कंफ्यूजन आ जाता है। बेटा एक बात बताओ, शीट में तो एक ही सरफेस था, ध्यान से देखना, मैं आपको इसको डेमो के साथ समझा रहा हूं। ये मान लो मेरी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें से हमारा गाउसियन सिलेंडर हमने अज्यूम कर लिया। अब ये जब गाउसियन सिलेंडर की बात करें तो इसके अंदर चार्ज दो परतों पर मौजूद है। कौन कौन सी? एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। शीट में क्योंकि सारा का सारा चार्ज यहां भी है और उस तरफ भी है, तो दोनों फेसेस पे चार्ज मौजूद है। एरिया कितनी है? A। मान लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो एक साइड में, तो इस साइड में तो कितना चार्ज बंद हो गया? जितना ये कवर कर रहा है, सिग्मा इंटू A, और उस साइड भी सिग्मा इंटू A, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? दुगना हो गया। पहले केवल सिग्मा इंटू A था शीट के केस में, क्योंकि शीट के केस में चार्ज एक ही फेस पे थे, दूसरा तो फेस हमारे पास था ही नहीं, यहां दो फेस है। ठीक है, इसलिए चार्ज दो फेसेस पे आ गया, इसलिए चीज 2 सिग्मा A आ गई। 2 सिग्मा A आ गई तो नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसको मैं यहीं छोड़ दूं, ये तो गाउस लॉ की पहली इक्वेशन आ गई। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। वी नो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता क्या है? E डॉट ए। ठीक है, तो यहां पे एक तो E A ये है जिसके बीच में 0 डिग्री एंगल है, एक E A ये है जिसके बीच में 0 डिग्री एंगल है, बाकी तो सारे 90 डिग्री पे हैं। तो एक E A तो ये वाला आ जाएगा, प्लस एक E A वो वाला आ जाएगा, आगे वाला और पीछे वाला दोनों में एरिया एंगल 0 डिग्री। E A प्लस E A कितना हो गया? 2 E A।
बाकी पूरा डेरिवेशन सेम है, केवल इतना सा अंतर है, केवल ये वाला स्टेप, बाकी पूरा कंप्लीटली सेम है। ठीक है, तो अब इसको हम दे देंगे, आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, एक के बाद क्या आता है, एक के बाद दो आता है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ गया, दोनों को बराबर रख दो, 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए का भी 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें और उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें नीचे एक 2 आ रहा था, इसमें 2 नहीं आ रहा, तो केवल यही एक अंतर है इनके अंदर। यहां पर सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग गाउस लॉ की जितनी एप्लीकेशंस है सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आरबीएसई के अकॉर्डिंग केवल 3 डेरिवेशन छोटे छोटे नन्हे नन्हे से वो बचे हैं, वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वो खत्म होने के साथ साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी खत्म हो जाएगा। मजा आ जाएगा, इतना बड़ा चैप्टर खत्म कर दिया हमने। ठीक है, मुझे तो मजा आ जाएगा, तुम लोगों का मजा मुझे पता चल नहीं रहा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तुम लोग आते ही नहीं हो। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो अगेन मेरी वही रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बाय।